नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विराट कोहली ने बुधवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने ही आदर्श सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोहली ने बुधवार को 50वां शतक जड़ा है। उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां शानदार शतक जड़ा। बता दें, इससे पहले कोहली ने इसी विश्व कप के लीग मैचों में तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। कोहली ने यह 50 शतक 279 इनिंग में बनाए हैं, जबकि 49 शतक बनाने के लिए तेंदुलकर को 452 इनिंग्स खेलने पड़े थे। हालांकि पारियों की तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब से क्रिकेट बदल गया है। सचिन तेंदुलकर ने 50वां वनडे शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। भारतीय पारी के बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हम सभी को उन पर गर्व है। उनका करियर अविश्वसनीय रहा है। तेंदुलकर ने उस दौर को भी याद किया जब विराट कोहली पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बने थे। तेंदुलकर ने कहा, बाकी खिलाड़ियों ने उनके साथ प्रैंक किया और कहा कि आप उनके यानी तेंदुलकर के पैर छू, ये आपके करियर के लिए अच्छा होगा। इस पर मैं हंस रहा था और आज उनका करियर जिस मुकाम पर है उसे देखकर हम सभी को उन पर गर्व है। वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद डेविड बेकहम ने भी विराट कोहली की तारीफ की। बेकहम ने कहा कि वो पहली बार भारत आए हैं और उनके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। राजस्थान में बुधवार को बड़ी खबर सामने आई है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल भाजपा नेता अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अमीन पठान ने कहा कि पिछले 25 साल से मैं भाजपा का कार्यकर्ता, पार्षद, विभिन्न बोर्डों का अध्यक्ष रहा हूं। ऐसा लगता है कि केवल गुजरात के कुछ लोगों और उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वो भाजपा नहीं है जिसकी विचारधारा और जिस नीति के तहत हम उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत जैसे नेता नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने किए वादों से भटक गई है। उससे आहत होकर मैंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अशोक गहलोत ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए काम किया है। इसे देखते हुए मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। राजस्थान में कांग्रेस फिर जनता और बीजेपी को साफ संदेश दे रही है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। इसी क्रम में पहले कांग्रेस ने राजस्थान में गहलोत के साथ सचिन पायलट का पोस्टर्स लगाए और अब गहलोत ने ट्विटर पर एक फोटो साझा किया है जिसमें गहलोत, पायलट और कांग्रेस के बाकी नेता बैठे हुए हैं। फोटो में पायलट बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और गहलोत और बाकी नेता सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ गहलोत ने लिखा है कि एक साथ जीत रहे हैं हम फिर से। राजस्थान के करणपुर इलाके के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। कुन्नर लंबे समय से बीमार थे और उनका राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही बुधवार की सुबह उनका निधन हो गया। राजस्थान में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और गुरमीत सिंह कुन्नर इस बार भी श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। हालांकि उनके निधन के बाद इस सीट पर अब 25 नवंबर को चुनाव नहीं होगा। पार्टी के वरिष्ठ विधायक कुन्नर के निधन पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए शोक जाहिर किया है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार नागार्जुन सागर क्षेत्र में हुई इस झड़प में नलगोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष के श्रीधर रेड्डी पर कथित तौर पर बीआरएस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमले की निंदा की है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख ने एक बयान में कहा कि नागार्जुन सागर में उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस उम्मीदवार के निर्वाचित होने के बाद नेलीकल लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक परियोजना पूरी नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने मंगलवार को नागार्जुन सागर में केसीआर की जनसभा के विरोध में श्रीधर रेड्डी ने नीलीकल में धरना दिया। इससे चिढ़कर बीआरएस के गुंडों ने दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हमला कर दिया। श्रीधर रेड्डी को इलाज के लिए नलगोंडा के रिम्स में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलिहातू पहुंचे, जहां आदिवासियों के बीच भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया है। 15 नवंबर को हर वर्ष बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्मभूमि पर पहुंचकर आदिवासियों के लिए कई अहम योजनाओं को शुरू करने की बात कही है। साथ ही अब तक उनके लिए किए गए कामों की भी चर्चा की है। पीएम भले ही झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर पहुंचे हों और वहां सभा करके घोषणाएं की हैं, लेकिन इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से जोड़ा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां और राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम के इस दौरे और घोषणाओं का असर इन 3 राज्यों को चुनाव में हो सकता है। उनका आरोप है कि पीएम ने ये घोषणाएं इन चुनावी राज्यों के आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए की हैं।
मध्य प्रदेश में बुधवार को प्रचार का अंतिम दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दतिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वो एक अलग ही मिजाज में नजर आईं और उन्होंने पीएम मोदी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पर जमकर चुटीले प्रहार किए। प्रियंका गांधी ने सिंधिया को लेकर कहा कि इनके सारे नेता बड़े विचित्र हैं। सिंधिया जी भले ही कद में छोटे पड़ गए हों, लेकिन उन्हें अहंकार में बहुत बड़े हैं। जब तक उन्हें महाराज ना कहो तब तक वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपकी पीठ में छुरा भोंका है और बनी बनाई सरकार को गिरा दिया है। वो सरकार आपने बनाई थी, आपके साथ धोखा हुआ है। प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उनका काम है कानून का पालन कराना, लेकिन वो दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं और कौन क्या पहन रहा है इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन किसानों और आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। वहीं शिवराज सिंह चौहान पर तीर चलाते हुए प्रियंका ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो आसानी का रोल पकड़ लेते हैं। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटक गए तो इतनी लंबी लिस्ट ले गए कि मुझे गालियां देते हैं, यहाँ भी वो लिस्ट लेकर आए, रोते ही रहते हैं। आपने सलमान खान की पिक्चर देखी होगी, तेरे नाम, जिसमें सलमान शुरू से आखिर तक रोते ही रहते हैं। प्रियंका ने तंज करते हुए कहा कि मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे मेरे नाम। उन्होंने कहा कि मोदी जी आदमी की पहचान में टॉप क्लास हैं, दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी से भी ज्यादा बार जिन विनोद अडानी का नाम आया था, अब वो फिर से चर्चा में हैं। वो उन भारतीय उद्योगपतियों में से हैं जिन्होंने साइप्रस में गोल्डन पासपोर्ट हासिल किया था। ये साइप्रस में दुनिया भर के अमीरों को निवेश को बढ़ावा देने की एक योजना थी। ये योजना भारतीय धनाढ्यों की पसंदीदा थी, यानी ऐसी जगह है जहां हजारों करोड़ रुपए निवेश करने पर कई तरह की जांच पड़ताल से तो छूट थी ही, उनको साइप्रस की नागरिकता भी दी जाती थी। फ्लोटिंग ऑफशोर कंपनियों के लिए साइप्रस अमीर भारतीयों और एनआरआई की भी पसंदीदा है। ये जगह उन लोगों को भी पसंदीदा है जो कई देशों में आपराधिक आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए इसकी नागरिकता हासिल करना चाहते हैं। 2007 में शुरू की गई गोल्डन पासपोर्ट योजना को साइप्रस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसने आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता देने की सुविधा दी, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार साइप्रस सरकार द्वारा 2022 के ऑडिट से पता चला कि कुल 7,327 व्यक्तियों को साइप्रस पासपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 3,570 निवेशक थे और बाकी उनके परिवारों के मेंबर्स थे। 2020 में से आखिरकार तब बंद कर दिया गया जब इस पर कथित दुरुपयोग और आपराधिक आरोपों, संदिग्ध चरित्र वाले लोगों के नाम सामने आए। द इंडियन एक्सप्रेस ने अब इस पर एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि 66 भारतीयों ने साइप्रस के गोल्डन पासपोर्ट को हासिल किया। इनमें पंकज ओसवाल, रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र हीरानंदानी और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का भी नाम है। ये विनोद अडानी वही हैं जिनका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा उछला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विनोद अडानी की विदेशों में कई शेल कंपनियां हैं जिनके जरिए वो गौतम अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतें मैनिपुलेट करते हैं। विनोद अडानी का नाम पहले इंडियन एक्सप्रेस ICIJ की ऑफशोर जांच में सामने आया था। सबसे पहले 1994 में बहामास में GA इंटरनेशनल इंक नाम कंपनी की स्थापना के लिए 2016 के पनामा पेपर्स में उनका नाम आया था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गारंटी वाली जनता की सरकार होगी। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, किसानों का कर्ज माफ, गैस सिलेंडर 500 रुपए का, गेहूं पर 2600 रुपए MSP, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, हर वर्ग के लिए और बहुत कुछ। ये कांग्रेस का तूफान है, बीजेपी को साफ कर देगा। पीएम मोदी के द्वारा राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहने के बाद संजय राउत ने जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहना, इससे लगता है कि उन्होंने देश की राजनीतिक हवा को पहचान लिया है। ये उनके अंदर डर है कि राहुल गांधी देश पर छा गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी भी छा गए और बीजेपी की बुरी तरह हार होने जा रही है। राहुल गांधी जी को मूर्ख कहने वालों को सोते वक्त राहुल दिखते हैं,
सोने के बाद उठने के वक्त राहुल दिखते हैं और खाते पीते राहुल दिखते हैं। इसलिए दिखता है कि उनके अंदर राहुल गांधी को लेकर डर है कि ये नेता 2024 में देश का प्रधानमंत्री होगा और पूरा हिसाब किताब हमसे ले लेगा। और अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो तो आपके कहने से आप ज्ञानी नहीं बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो को लेकर अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का खेल। भूपेश बघेल ने कहा कि एक अपुष्ट वीडियो और एक ड्राइवर के बयान पर मुझ पर आपकी एजेंसी ने सैकड़ों करोड़ का आरोप लगा दिया। अब इसकी भी जांच कर लीजिए। कौन सी एजेंसी करेगी जांच? कब होंगे छापे? कब होंगे मीडिया पर घंटों लंबे प्रोग्राम? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर के करोड़ों का लेन देन करते वायरल वीडियो मामले में नया खुलासा हुआ है। वीडियो कॉल पर मंत्री पुत्र से बात कर रहे शख्स ने नया वीडियो जारी कर पूरी बातचीत की पुष्टि कर दी है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदेश में गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन भी खरीदी है। इजरायली सैन्य बल यानी आईडीएफ ने कहा है कि आईडीएफ ने बुधवार सुबह अल शिफा अस्पताल में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खुफिया जानकारी और ऑपरेशन की जरूरत के आधार पर आईडीएफ बल अल शिफा अस्पताल में एक खास क्षेत्र में हमास के खिलाफ एक सटीक और टारगेट अभियान चला रहा है। अल जजीरा चैनल ने अल शिफा के अंदर एक डॉक्टर के हवाले से बताया है कि इजरायली छापे ने अस्पताल में मरीजों, विस्थापित लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच दहशत पैदा करती है, जबकि हमास ने इस बात से इनकार किया है कि वो गजा में अल शिफा जैसे अस्पतालों को कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्रूर नरसंहार को उचित ठहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बता दें 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली हमलों में 11,300 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि इजरायली बलों द्वारा अस्पताल पर हमला करने के बाद उन्होंने कहा कि अल शिफा अस्पताल के अंदर केवल डॉक्टर, मरीज और विस्थापित लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमें डरने या छुपाने की कोई बात नहीं है। बता दें अल कुद्रा ने पहले कहा था कि दर्जनों इजरायली सैनिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग की इमारत में घुस गए थे, जबकि टैंकों ने चिकित्सा परिसर को घेर लिया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इजरायल के डिप्टी काउंसलर जनरल जाक सार ने बताया है कि उनके देश की सेना हमास के ढांचे को तबाह करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि गजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे उनके हथियार और लड़ाके हैं। अल शिफा अस्पताल में हमास के खिलाफ सटीक और निशाना लगाकर चलाए जा रहे अभियान से इजरायल का क्या मतलब है, इस पर जाक सार ने बताया, इसके मायने हैं कि हम हमास की क्षमताओं को तबाह करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।